हम अपनी पूरी जिंदगी ना एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत झूठ के सहारे निकाल देते हैं। कौन सा झूठ? झूठ ये है कि जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट में एक तय रकम आ जाएगी या वो बड़ा वाला प्रमोशन मिल जाएगा, बस उस दिन के बाद से हम हमेशा के लिए शांत और खुश हो जाएंगे। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं। बिल्कुल, हम आज की शांति को कल की किसी कामयाबी के लिए एकदम गिरवी रख देते हैं। लेकिन आज हम जिस वीडियो सोर्स पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो इस पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है आज के टाइम में। एग्जैक्टली। तो आज हम दी एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत किताब पर बेस एक बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब वीडियो के कुछ सबसे डीप थॉट्स पर बात करेंगे। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो एक बहुत ही सीधी सी बात को समझना है कि दौलत यानी वेल्थ और खुशी यानी हैप्पीनेस, ये दोनों कोई किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, ये दोनों बाकायदा स्किल्स हैं। मतलब इन्हें बिल्कुल वैसी सीखा जा सकता है जैसे इंसान कोडिंग सीखता है या फिर तैरना सीखता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपको रातों की नींद उड़ानी ही पड़ेगी। तो चलिए इस पूरे थॉट प्रोसेस को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये जो आज की चर्चा है ना, ये पैसे और दिमागी शांति को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने वाली है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने हमेशा से कामयाबी और खुशी को ना एक ही तराजू पर तौला है। मतलब बचपन से जो सिखाया गया है। हाँ, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि खूब पसीना बहाओ, खुद को घिसो, और जब दुनिया की नजरों में कामयाब हो जाओगे तब तुम्हें खुशी मिलेगी। लेकिन ये फिलॉसफी इस मॉडल को पूरी तरह रिजेक्ट करती है। वाओ, रिजेक्ट करती है? मतलब किस तरह से? उनके हिसाब से दौलत कमाना एक बाहरी खेल है और खुश रहना एक अंदरूनी खेल। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग यात्राएं हैं। इंसान चाहे तो आज अभी इसी वक्त शांत रहकर भी बाहर की दुनिया में बेशुमार दौलत बना सकता है। क्या बात है! मतलब शांति कोई ऐसा इनाम नहीं है जो सक्सेस के बाद मिलेगा, बल्कि शांति वो बुनियाद है जिस पर सच्ची सक्सेस खड़ी होती है। एग्जैक्टली। और यार, यहीं से ना उस आम धारणा पर चोट पहुंचती है कि अमीर बनना तो किस्मत का खेल है। हाँ, लोग अक्सर बोलते हैं ना कि वो तो किस्मत वाला था, सही टाइम पे सही जगह था, इसलिए पैसे वाला बन गया। वही तो। लेकिन हमारे आज के सोर्स में एक बहुत ही क्लियर मैकेनिज्म समझाया गया है। पैसा कमाना कोई लॉटरी नहीं है, ये कॉज और इफेक्ट का एक डिजाइन है। बिल्कुल। अगर इंसान को दौलत बनाने का असली तरीका समझ आ जाए और किसी वजह से उसका सब कुछ छिन भी जाए ना, तो वो कुछ ही सालों में दोबारा वैसी ही दौलत खड़ी कर लेगा। हाँ, लेकिन इस डिजाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पैसे यानी मनी और दौलत यानी वेल्थ, इसके बीच का वो फर्क समझना होगा जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ये फर्क ही तो सारी समझ की चाबी है। अगर हम गहराई में जाएं तो पैसा आखिर है क्या? पैसा सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है जिससे हम समाज में चीजें खरीदते या बेचते हैं। मतलब जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अपना टाइम और मेहनत देते हैं और वो पैसा देते हैं, समय के बदले पैसा। एग्जैक्टली। लेकिन दौलत या वेल्थ ये बिल्कुल अलग चीज है। दौलत वो एसेट्स हैं, वो सिस्टम्स हैं जो तब भी काम कर रहे होते हैं जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कोई बिजनेस हो गया या... हाँ, बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई मशीन या कोई ऐसा मीडिया कंटेंट जो बिना आपके वहां मौजूद रहे भी वैल्यू पैदा कर रहा है, वो असल दौलत है। इसको अगर मैं एक आसान और थोड़े गहरे उदाहरण से समझाऊं जो मुझे बहुत पसंद आया, तो जॉब या सैलरी ना एक दीवार घड़ी की तरह है। दीवार घड़ी? हाँ, घड़ी सिर्फ तभी चलती है जब आप उसमें सेल डालते हैं, यानी अपना वक्त और अपनी एनर्जी डालते हैं। जैसे ही आपने वक्त देना बंद किया, सुइयां रुक जाती हैं, पैसा आना बंद। अरे वाह, बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन जो दौलत है ना, वेल्थ, वो एक आम के बीज की तरह है। शुरुआत में ये बीज आपसे बहुत मेहनत मांगता है, बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और शायद सालों तक कोई फल ना दे। हाँ, पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन जिस दिन वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके बाद आप चाहे सो रहे हों या छुट्टियों पर हों, वो पेड़ अपने सीजन में फल देता ही रहेगा। वेल्थ वो आम का पेड़ है। बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है ये। और घड़ी और आम के पेड़ का ये फर्क ही ये तय करता है कि आपके पास चॉइस है या नहीं। चॉइस मतलब आजादी। हाँ, क्योंकि सच्ची दौलत का आखिरी मकसद 10-15 गाड़ियां खरीदना नहीं है। सच्ची दौलत का मकसद है आजादी। ये आजादी कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं और कब काम नहीं करना चाहते। या ये पॉइंट बहुत हिट करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल भी है ना, जिसे स्टेटस गेम कहा जाता है। सो उसमें इस पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। स्टेटस गेम का मतलब है दुनिया की नजरों में खुद को बड़ा दिखाने की होड़। और अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेटस एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब
एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। इस गेम में अगर आपको नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना है तो किसी और को नंबर 2 पर धकेलना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह से तुलना और दिखावे पर टिका है। इसमें एक बेचैनी रहती है कि कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए। और दूसरी तरफ वेल्थ गेम है। हाँ, वेल्थ गेम एक पॉजिटिव सम गेम है। जब कोई इंसान नया सॉफ्टवेयर बनाता है या बिजनेस खड़ा करता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो पूरी दुनिया के लिए नई वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है। इसमें सबका फायदा हो सकता है। इसीलिए स्टेटस शोर मचाता है, लाइक ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां। लेकिन सच्ची वेल्थ बिल्कुल शांत होती है, उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। सही कहा। लेकिन एक सेकंड, इस आम के पेड़ वाले उदाहरण पर वापस आते हैं जरा। पेड़ लगाना सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हर तरह का बीज पेड़ बन सकता है? मतलब? मेरा मतलब है कि अगर हम ऐसा बीज बो दें जो हर कोई बो रहा है, तो फिर हमारे पेड़ की क्या खासियत होगी? यहीं पर हमारे सोर्स में स्पेसिफिक नॉलेज की बात आती है। हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कहा गया है कि स्कूल या कॉलेज की डिग्रियां इंसान को वेल्थ नहीं दिला सकती, क्योंकि जो चीज सबको सिखाई जा सकती है उसके लिए आपको आसानी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और स्पेसिफिक नॉलेज का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। ये वो ज्ञान है जो इंसान की अपनी स्वाभाविक क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और बचपन के शौक से निकल कर आता है, जो अंदर से आता है नेचुरली। हाँ, ये वो चीज है जिसे करते हुए इंसान को लगता है कि वो तो बस खेल रहा है, लेकिन दुनिया को लगता है कि अरे ये कितनी मेहनत कर रहा है। ये किसी की बातचीत करने का तरीका हो सकता है या डेटा समझने की काबिलियत हो सकती है, या फिर दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स को जोड़ने का दिमाग हो सकता है। और क्योंकि ये इंसान के तजुर्बे और उसके डीएनए का हिस्सा बन चुका होता है, इसीलिए इसे कोई एआई या रोबोट कॉपी नहीं कर सकता। मतलब एएसएफ रूल्स फॉलो कर सकता है, जो चीज आपकी यूनिक कैरेक्टर से आ रही है वो कॉपी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। लेकिन यार, सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज होना ही तो काफी नहीं है ना। अगर किसी के पास बहुत कमाल की नॉलेज है पर वो उसे कमरे में बैठकर सिर्फ अपने तक रखे, तो दौलत कैसे बनेगी? दौलत नहीं बनेगी। दौलत बनाने के लिए उस नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाना होगा, और यहीं पर लेवरेज की बात आती है। लेवरेज यानी अपने काम के असर को मल्टीप्लाई करना, कई गुना बढ़ा देना। हाँ, पुराने जमाने में लेवरेज के 2 ही तरीके होते थे। पहला था लेबर, यानी लोगों को अपने नीचे काम पर रखना, जिसमें बहुत सिरदर्दी है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है। सही कहा। और दूसरा तरीका था कैपिटल, यानी पैसा। पैसा है तो फैक्ट्री लगा लो, लेकिन इसमें भी आपको किसी बैंक या इन्वेस्टर से इजाजत चाहिए होती है। लेकिन आज की दुनिया में तो गेम बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। आज हमारे पास परमिशनलेस लेवरेज है। परमिशनलेस, जिसके लिए ना इन्वेस्टर से पैसा मांगना है, ना किसी बॉस से इजाजत लेनी है। सब परमिशनलेस लेवरेजिंग। कोई रात को अपने कमरे में बैठकर कोड लिख सकता है या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और इंटरनेट से वो रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। क्या बात है! इसके असर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ एक शर्त है। इन सब चीजों का फायदा आखिर में तभी मिलता है जब आपके पास ओनरशिप यानी हिस्सेदारी हो। जब तक आप किसी बिजनेस या इक्विटी के मालिक नहीं है, तब तक आप सिर्फ घड़ी की सुइयां घुमा रहे हैं। मतलब दौलत बनाने के लिए उस बीज का मालिक होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नॉलेज की, अपनी आवाज सुनने की, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? मुश्किल तो है। हाँ, क्योंकि हम इंसान तो डिजाइन ही ऐसे हुआ है ना कि हमेशा ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। आज एआई का ट्रेंड है तो सब एआई सीख रहे हैं, कल डेटा साइंस था तो सब वहां भाग रहे थे। हमें वही रास्ता सेफ लगता है जहां भीड़ जारी होती है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ट्रेंड्स के पीछे भागना असल में सबसे बड़ा रिस्क है। वो कैसे? क्योंकि जो चीज आज ट्रेंड में है, कल वो आउटडेटेड हो जाएगी। और अगर किसी की पूरी पहचान सिर्फ उस एक ट्रेंड की वजह से थी, तो वो इंसान भी आउटडेटेड हो जाएगा। हाँ, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी कोई खास वैल्यू नहीं बचती, आप रिप्लेसेबल हो जाते हो। एग्जैक्टली। असल वेल्थ तब बनती है जब इंसान वो रिस्क उठाता है और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी अपने नाम पर लेता है। जिम्मेदारी अपने नाम पर लेना, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ रियल लाइफ में? तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। छुपकर काम करने वाले कभी बड़ी वेल्थ नहीं बनाते। वाओ! जब आप अपने नाम से रिस्क लेते हो तो हारने पर नुकसान भी सहते हो, लेकिन जीतने पर सारा क्रेडिट और रिवॉर्ड भी आपका होता है। हाँ, और इसी से इंसान की रेप्यूटेशन यानी साख बनती है, और रेप्यूटेशन दुनिया का सबसे बड़ा कंपाउंडिंग एसेट है।
और यहीं से ना ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है लॉन्ग टर्म गेम्स और किस्मत की तरफ, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है ये कोई रातों रात होने वाला जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें टाइम लगता है। हम अक्सर आइंस्टीन का वो कोट सुनते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसों के इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है, लेकिन हमारे सोर्स में बहुत गहरी बात बताई गई है कि कंपाउंडिंग आपके हर रिश्ते, आपकी साख और आपके ज्ञान पर भी लागू होती है। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ। अगर आप एक ही इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ दशकों तक काम करते हैं तो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो कंपाउंड होता है। फिर बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। हाँ, सिर्फ एक फोन कॉल पर करोड़ों की डील्स हो जाती हैं, क्योंकि वो सालों का ट्रस्ट काम कर रहा होता है। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोगों के साथ ही जुड़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले कभी कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते। सही बात है। और इसी लॉन्ग टर्म गेम से जुड़ा है किस्मत यानी लक का वो नजरिया जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सोर्स में किस्मत के 4 रूप बताए गए हैं और इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो 4 तरह का लक, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पहला तो वही है जो हम सब जानते हैं, ब्लाइंड लक। ये वो किस्मत है जो बिल्कुल संयोग से हो जाए, जैसे रास्ते में चलते हुए पैसों से भरा बैग मिल जाना, जो कि बहुत रेयर है। हाँ, दूसरा है हासिल लक। इसमें इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी भागदौड़ करता है कि वो खुद को इतने सारे मौकों के बीच खड़ा कर लेता है कि आखिरकार कोई ना कोई तीर निशाने पर लग ही जाता है। मतलब वो मौके खुद क्रिएट करता है अपनी एनर्जी से। एग्जैक्टली। तीसरा है प्रेपरेशन लक, यानी इंसान ने सालों तक अपनी स्किल्स को घिस घिस कर इतना मजबूत कर लिया है कि जब कोई मौका उसके सामने से गुजरता है जिसे आम लोग देख भी ना पाए, तो वो उसे तुरंत पहचान कर पकड़ लेता है। लेकिन जो चौथा रूप है ना, वो इन सबसे अलग और सबसे ताकतवर है। हाँ, कैरेक्टर बेस्ड लक। बिल्कुल। ये तब होता है जब इंसान अपना कैरेक्टर, अपना काम करने का तरीका और अपनी साख को इतना मजबूत और अनोखा बना लेता है कि किस्मत खुद उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। इसको थोड़ा और समझते हैं। ये किस्मत खुद ढूंढते हुए आना प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? मतलब सुनने में तो ये फिल्मी लगता है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक इंसान है जिसे गहरे समंदर में गोता लगाकर मोती ढूंढने में महारत हासिल है। दुनिया जानती है कि ये इंसान पूरी ईमानदारी से बेहतरीन मोती निकाल कर लाता है। ठीक है। अब अगर कल को किसी और इंसान को समंदर के किनारे कोई ऐसा खजाना मिलता है जिसे वो खुद नहीं निकाल सकता, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? जाहिर है वो उसी गोताखोर के पास जाएगा। हाँ, और उसे उस खजाने में पार्टनरशिप ऑफर करेगा। अब दुनिया को लगेगा कि उस गोताखोर की किस्मत कितनी अच्छी थी कि बैठे बैठे उसे खजाना मिल गया, लेकिन असलियत में उसने सालों तक अपने कैरेक्टर को ऐसे डिजाइन किया था कि वो मौका खुद चलकर उसके दरवाजे पर आया। क्या बात है। कैरेक्टर बेस्ड लक एक चुंबक की तरह काम करता है। मतलब किस्मत कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है, इंसान के अपने ही डिजाइन का रिजल्ट है। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब इंसान इस लेवल पर आकर अपनी जिंदगी गुजारता है तो रिटायरमेंट का वो पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट पूरी तरह गलत लगने लगता है। हाँ, वो 60 साल वाला कॉन्सेप्ट। वही तो, हम तो यही मानकर चलते हैं ना कि 60 या 65 साल की उम्र तक अपनी इच्छाओं को मारकर काम करो, बिल भरते रहो, और फिर जब शरीर में ताकत नहीं बचेगी तब जाकर जिंदगी एंजॉय करेंगे। लेकिन इस सोर्स ने रिटायरमेंट की पूरी परिभाषा ही बदल दी। नया मतलब ये है कि रिटायरमेंट उस आज़ादी का नाम है जहां इंसान को मजबूरी में काम ना करना पड़े। मजबूरी में काम ना करना पड़े। हाँ, जिस दिन इंसान के वेल्थ, एसेट्स इतने बन जाएं कि उसकी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो रही हों और वो जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वो काम करने में मज़ा आ रहा है, तो वो इंसान उसी दिन से रिटायर्ड है, फिर चाहे उसकी उम्र 30 साल ही क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। क्या? अगर कोई इंसान 30 या 40 साल की उम्र में सच्ची वेल्थ हासिल कर लेता है, उसके पास चॉइस की आज़ादी भी आ जाती है, तो फिर हम दुनिया में इतने सारे अमीर लोगों को डिप्रेशन में परेशान या बेचैन क्यों देखते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर पैसा सब कुछ सॉल्व कर देता है तो वो लोग शांत क्यों नहीं है? अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। खुशी पाना एक बिल्कुल ही अलग गेम है। क्योंकि हम खुशी को कभी एक स्किल मानते ही नहीं है। हमें लगता है खुशी एक रिएक्शन है, कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए, कुछ बुरा हुआ तो हम दुखी हो गए। हाँ, लेकिन जिस तरह इंसान जिम में जाकर मसल्स बनाता है, ठीक उसी तरह अपने दिमाग की शांति को भी ट्रेन किया जा सकता है। और इंसान क्यों परेशान रहता है, इसे समझने के लिए हमारे सोर्स में नवल रविकांत का एक बहुत ही गहरा कोट है जो साइकोलॉजी को उघाड़ कर रख देता है। वो कोट क्या है? वो कहते हैं, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। हर ख्वाहिश एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें हम खुद से ये वादा करते हैं कि जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती तब तक मैं दुखी ही रहूंगा। एग्जैक्टली। यार ये कोड बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, हम एक दिन में ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब मुझे वो वाला गैजेट मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं उस ट्रिप पर जाऊंगा तब शांति मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम खुद ही खुद को दुखी रहने का श्राप दे रहे हैं। यही तो ट्रैप है। हम खुशी को कोई माइलस्टोन मान लेते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन नवल के मुताबिक खुशी का असली मतलब एक्साइटमेंट नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड यानी दिमागी शांति है। और ये शांति तब आती है जब इंसान के अंदर से मुझे कुछ और चाहिए की आवाज आनी बंद हो जाती है। हाँ, जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया में कोई भी बाहरी चीज उसे अंदर से नहीं भर सकती। लेकिन यार ये दिमागी शांति आएगी कैसे? हमारा दिमाग तो 24 घंटे किसी न किसी सोच में दौड़ता रहता है। या तो हम पास्ट में जाकर पछतावे में डूबे रहते हैं या फिर फ्यूचर में जाकर एंग्जाइटी में रहते हैं कि कल क्या होगा। जबकि सच्चाई ये है कि जो रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है जो अभी हमारे सामने है। बिल्कुल। और इसी प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए मेडिटेशन और अवेयरनेस का मैकेनिज्म काम आता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, इसका मतलब है अपने ही ख्यालों का गुलाम ना बनना। मतलब ख्यालों को दूर से देखना। इसी के लिए सोच में एक 120 सेकंड के फॉर्मूले का बहुत अच्छा जिक्र था ना। हाँ, वो पॉज वाला फॉर्मूला। हम हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने के आदी हो चुके हैं। किसी ने कुछ गलत कहा, हम तुरंत भड़क गए। लेकिन उस फॉर्मूले के मुताबिक कोई भी बुरी सिचुएशन आने पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय अगर इंसान 120 सेकंड का एक पॉज ले ले तो वो सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देख पाता है। वाओ, जो स्पेस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच बनता है वही स्पेस इंसान की असली आजादी है। सही कहा। और एक और चीज जो हमारी दिमागी शांति को खराब करती है वो है जजमेंट। हम हर इंसान को, हर सिचुएशन को जज करते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों है। हाँ, और सोर्स में बताया गया है कि जजमेंट को छोड़कर एक्सेप्टेंस को अपनाना होगा, यानी हालात जैसे हैं उन्हें वैसे ही बिना कोई लेबल लगाए स्वीकार करना। हम जितना चीजों को जज करते हैं हमारी ईगो उतनी ही बड़ी होती जाती है, और ईगो जितनी बड़ी होगी शांति उतनी ही कम हो जाएगी। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर आखिर इस जिंदगी का मीनिंग या मकसद क्या है। लोग तो पूरी उम्र इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में निकाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी का मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पहाड़ों में छुपी हो। मीनिंग तो इंसान खुद क्रिएट करता है, अपने हर दिन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से, अपने काम से, दूसरों की मदद करने से। बिल्कुल। अगर इंसान हमेशा हालात के एकदम परफेक्ट होने का इंतजार करता रहेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि परफेक्ट हालात कभी किसी के नहीं आते। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो सोर्स ने इंसान की जिंदगी को 2 अलग-अलग हिस्सों में बहुत ही खूबसूरती से डिकोड कर दिया है। हाँ बिल्कुल, डिकोड कर दिया है। एक है बाहर की दुनिया का खेल यानी वेल्थ गेम। इसमें जीतने के लिए इंसान को अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढना होगा, ओनरशिप लेनी होगी, टेक्नोलॉजी या मीडिया के जरिए उसे लेवरेज करना होगा और एक मजबूत कैरेक्टर के साथ लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने होंगे। और दूसरा है इंसान के अंदर की दुनिया का खेल यानी हैप्पीनेस, और इसमें जीतने का तरीका बाहरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा है। मतलब बाहर चीजें जोड़नी है लेकिन अंदर चीजें घटानी है। खुश रहने के लिए इंसान को अपनी बेमतलब की ख्वाहिशों को कम करना होगा, ईगो को किनारे रखना होगा और सिर्फ आज में, इस पल में जीना सीखना होगा। एग्जैक्टली। दौलत इंसान को ये आजादी देती है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन खुशी इंसान का अपना एक दिमागी चुनाव है। और ये पूरी चर्चा हम सभी सुनने वालों के लिए इसलिए भी इतनी जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि खुश रहने के लिए किसी कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही इसी वक्त शांत रहने का फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल। दौलत बनाने की जद्दोजहद अपनी जगह चलती रह सकती है, लेकिन खुशी को गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बेहतरीन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अजीब सा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा सवाल? मान लीजिए आज रात आप सोते हैं और अचानक कोई ऐसा जादू हो जाता है कि कल सुबह उठते ही आपकी आज तक की मांगी हुई हर एक ख्वाहिश, हर एक डिजायर पूरी हो जाए। सब कुछ मिल जाए। हाँ, दुनिया भर का सारा पैसा, मनचाहा स्टेटस, घर, गाड़ी, सब कुछ आपके दरवाजे पर हो। तो क्या आपको लगता है कि आप सच में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, या फिर हमारा ये चालाक दिमाग चुपके से कल सुबह चाय पीते पीते किसी नई चीज के लिए एक नया अनहैप्पीनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा? इस बारे में आज एक बार अकेले बैठकर जरूर सोचिएगा। बहुत ही कमाल का और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ये।
इसी आखिरी विचार के साथ आज के इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर लौटेंगे किसी और ऐसे ही दिलचस्प विषय की परतों को खोलने के लिए। तब तक अपने आज में जीना मत भूलिएगा।